अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। तो स्टूडेंट्स, आज हम फिल्ट्रेशन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। तो इनके बारे में इल्म हासिल करने के लिए आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, अभी हम फिल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसी लेक्चर में फिल्ट्रेशन के साथ हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो फिल्ट्रेशन क्या है, सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन के बारे में तफसील से पढ़ना शुरू करेंगे। तो फिल्ट्रेशन की पहले हम तारीफ लिख लें कि फिल्ट्रेशन होती क्या है। ये वो अमल है जिसके जरिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पानी के प्रेशर और पानी के प्रेशर का दूसरा नाम है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये वो अमल है जिसके जरिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को पानी के प्रेशर या ब्लड प्रेशर के जरिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजारा जाता है। इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा अमल है जिस अमल के जरिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को गुजारा जाता है, ना कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को। फिल्ट्रेशन सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ही सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरवा सकती है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को गुजरवा नहीं सकती। और वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स फिल्ट्रेशन के जरिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, वो प्रेशर के जरिए गुजरते हैं। अगर उन पर प्रेशर नहीं लगेगा तो वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से नहीं गुजर सकते। तो अगर प्रेशर के जरिए, वो प्रेशर जिसके जरिए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर रहे हैं, वो प्रेशर पानी का प्रेशर भी हो सकता है, उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे, या फिर खून या ब्लड का प्रेशर भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर या पानी के प्रेशर के जरिए, उसकी मदद से अगर छोटे छोटे मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजर जाते हैं, इस तरह के गुजरने के अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। आइए फिल्ट्रेशन को एक मिसाल के जरिए समझते हैं। मैं आपके सामने एक ब्लड कैपिलरी बनाऊंगा। ये एक ब्लड कैपिलरी है, खून की नाली है, और ये खून की नाली में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। खून की नाली में छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। खून की नाली में जो खून होता है, उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स भी हल हुए होते हैं, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, और बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जैसा कि प्रोटीन्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, ये प्रोटीन्स हैं। और ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये पानी के मॉलिक्यूल्स या फिर दूसरे हलशुदा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस खून की नाली के अंदर खून हरकत कर रहा होता है, और उस खून का इस नाली के अंदर एक प्रेशर होता है। तो वो जो खून है, वो इन मॉलिक्यूल्स पर प्रेशर लगाता है।
जैसे ही ब्लड का प्रेशर इन मॉलिक्यूल्स पर, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर लगता है, वो ब्लड का प्रेशर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को खून की नाली या इस कैपिलरी की मेम्ब्रेन से बाहर निकाल देता है। तो ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ब्लड का प्रेशर लगने की वजह से इस कैपिलरी या इस नाली की मेम्ब्रेन से गुजर कर बाहर चले जाते हैं, इस अमल को फिल्ट्रेशन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन के जरिए सिर्फ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स ही मेम्ब्रेन या वॉल से गुजर सकते हैं। फिल्ट्रेशन का अमल बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजार नहीं सकता। तो ये हमने फिल्ट्रेशन की तारीफ पढ़ी और फिल्ट्रेशन के अमल की एग्जाम्पल भी, मिसाल भी हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? फिल्ट्रेशन आपसे मुख्तसर सवाल के तौर पर वो वाला अमल पूछा जा सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ये जो अमल है आपसे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पूछा जा सकता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? सबसे पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का बिल्कुल उलट है। हमने डिफ्यूजन के बारे में गुज़िश्ता लेक्चर्स में पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिफ्यूजन एक ऐसा अमल है जिस अमल के ज़रिए मॉलिक्यूल्स ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ हरकत करते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसका बिल्कुल उलट है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स अपने कम इर्तिकाज़ वाले इलाका से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ हरकत करते हैं, जो कि डिफ्यूजन का बिल्कुल उलट है। यानी मॉलिक्यूल्स उस जगह से जहां उनकी तादाद कम है, उस जगह की तरफ हरकत करेंगे जहां उनकी तादाद पहले ही ज्यादा है। इस हरकत को, इस अमल को एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हम तारीफ लिख लेते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है? मॉलिक्यूल्स का कम इर्तिकाज़ वाले इलाका से ज्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ हरकत करना। अपने कम इर्तिकाज़ वाले इलाका से अपने ज्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ हरकत करना एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या हुआ? जब मॉलिक्यूल्स उस जगह से जहां उनकी तादाद पहले ही कम है, वो उस जगह से उस जगह की तरफ हरकत करेंगे जहां उनकी तादाद पहले ही ज्यादा है। तो इस तरह की हरकत को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में तवानाई इस्तेमाल होती है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल होती है। इसमें मॉलिक्यूल्स कम इर्तिकाज़ वाले इलाका से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाका की तरफ जाने के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जबकि डिफ्यूजन में एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती थी। इसलिए मैंने कहा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन का उलट है। इस अमल में तवानाई या एनर्जी का इस्तेमाल होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स के जरिए होती है। मेम्ब्रेन के अंदर कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को उनके कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ भेजती है, यानी उनकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाती है। और उन प्रोटीन्स को कहते हैं कैरियर प्रोटीन्स। कैरियर प्रोटीन्स, अभी हम इनकी एक मिसाल भी पढ़ेंगे। इस अमल की जिम्मेदार होती हैं तो कैरियर प्रोटीन्स एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए, जो कि मेम्ब्रेन में होती है, ये कैरियर प्रोटीन्स सेल मेम्ब्रेन में होती हैं, तो ये एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए मॉलिक्यूल्स को उनके कम इर्तिकाज़ वाले इलाके से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ भेज देती हैं। आइए हम इसको एक मिसाल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं।
तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अमल की एक मिसाल, और इसकी मिसाल है सोडियम पोटाशियम पंप। तो सोडियम पोटाशियम पंप ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अमल की एक मिसाल है। दरअसल ये जो सोडियम पोटाशियम पंप है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदार जो कैरियर प्रोटीन्स हैं उन्हीं की एक मिसाल है। सोडियम पोटाशियम पंप खास किस्म की कैरियर प्रोटीन्स हैं जो आयंस या मॉलिक्यूल्स को उनके कम इर्तिकाज वाले इलाका से ज़्यादा इर्तिकाज की तरफ भेजती है। कैसे, ये जानने की कोशिश करते हैं। ये जो सोडियम पोटाशियम पंप हैं, ये वाली ख़ास प्रोटीन्स ये नर्व सेल्स में पाई जाती है। ये वाली सोडियम पोटाशियम पंप, ये वाली कैरियर प्रोटीन्स नर्व सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। ये आप लिख लीजिएगा, ये पंप नर्व सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, जहां ये सोडियम आयंस और पोटाशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आइए देखते हैं ये पंप किस तरह से नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सोडियम और पोटाशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक टुकड़ा बना रहा हूं मैं। और ये नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम पोटाशियम पंप भी बनाएंगे अभी हम। ये वो पंप है। ये वो सोडियम पोटाशियम पंप है। ये वो सोडियम पोटाशियम पंप है जिसने सोडियम और पोटाशियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवानी है। लेकिन कैसे, जरा गौर फरमाइएगा। ये सोडियम आयंस आप देख सकते हैं, ये सोडियम आयंस ये नर्व सेल के बाहर, ये नर्व सेल के बाहर वाली जगह है, जबकि नीचे नर्व सेल के अंदर वाली जगह है। आप देख सकते हैं कि जो सोडियम आयंस हैं ये नर्व सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अंदर इन आयंस की तादाद बहुत कम है। तो ये पंप क्या करेगा? ये पंप सोडियम आयंस को अंदर से
बाहर फेंकता जाएगा, जबकि बाहर इन सोडियम आयंस की तादाद पहले ही बहुत ज़्यादा है। तो ये पंप क्या कर रहा है, ये सोडियम पोटाशियम पंप एनर्जी या एटीपी को इस्तेमाल करते हुए अंदर मौजूद सोडियम आयंस, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या नर्व सेल के अंदर जो सोडियम आयंस होते हैं, यहाँ पर जो सोडियम आयंस होते हैं नर्व सेल के अंदर वाले हिस्से पे, वहाँ पर मौजूद सोडियम आयंस उठाकर उन्हें नर्व सेल से बाहर फेंकता जाएगा। तो ये सोडियम आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उनको कम इर्तिकाज वाले इलाका से ज़्यादा इर्तिकाज वाले इलाके की तरफ भेज रहा है। यही पंप बाहर पोटाशियम आयंस की तादाद बहुत कम होगी। आप देख सकते हैं ये नीले रंग के पोटाशियम आयंस हैं। ये जो बाहर वाला हिस्सा है नर्व सेल का, बाहर इन आयंस की तादाद कम है, जबकि अंदर नर्व सेल के अंदर पोटाशियम आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं अंदर पोटाशियम आयंस की तादाद बहुत ज़्यादा है नर्व सेल के अंदर, लेकिन नर्व सेल से बाहर पोटाशियम आयंस की तादाद कम है। तो ये पंप क्या करेगा, ये सोडियम पोटाशियम पंप बाहर से पोटाशियम आयंस को अंदर की तरफ फेंकता जाएगा। बाहर जहां पोटाशियम आयंस का इर्तिकाज बहुत कम है, वहां से ये पंप पोटाशियम आयंस को एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए ये पंप पोटाशियम आयंस को बाहर से अंदर फेंक देगा, जहां उनका इर्तिकाज पहले ही ज़्यादा है। तो यही पंप सोडियम आयंस की भी एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा रहा है और पोटाशियम आयंस की भी, इसलिए लेकिन इसको इस ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी या एटीपी की ज़रूरत होती है, और चूंकि ये दोनों आयंस की एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवाता है, इसलिए इसको सोडियम पोटाशियम पंप कहा जाता है। तो आज हमने फिल्ट्रेशन के बारे में भी पढ़ा और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी तफसील से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिल्ट्रेशन के बारे में तफसील से पढ़ा कि फिल्ट्रेशन कैसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को सेल मेम्ब्रेन से गुजरवाने की जिम्मेदार है, और इसके अलावा हमने आज एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मिसाल के जरिए तफसील से समझा। इंशाल्लाह कल मजीद ऐसे अवामिल के बारे में पढ़ेंगे जो मॉलिक्यूल्स को या मटेरियल्स को सेल के अंदर और बाहर ले जाने की जिम्मेदार है। अल्लाह हाफिज।